चलो रेडी है सर। चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं अलग अलग, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं की दर के आधार पर वो तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और भी कई सारे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो एक्चुअल में आपके अभिकारक किस तरीके से आपस में क्रिया कर रहे हैं, किस आधार पर क्रिया कर रहे हैं, उस आधार पर प्रकार दिए हुए हैं। तो उसमें जो आपके सिलेबस के आधार पर जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो शब्द से ही क्लियर हो रहा है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। कौन जुड़ता है? तो अभिक्रिया हमने देखी थी कि A प्लस बी, इसके लिए सामान्य अभिक्रिया देखते हैं हम, A प्लस बी ये बना रहे हैं AB, यानी कि ये तो हो गए आपके अभिकारक, ये हो गया आपका उत्पाद। चलो, इस आधार पर देखिए अब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब सिंगल, जैसे कि यहाँ पर ये दो अभिकारक है A और B, दोनों अभिकारकों ने आपस में क्रिया की और जुड़कर के एक उत्पाद बना लिया AB। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक आपस में जुड़कर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उनको हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपके जो हैं दोनों अभिकारक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं, H2O बना रहे हैं, पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये हमारी अभिक्रिया हुई संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एकल उत्पाद पानी का निर्माण किया है, तो पानी में दोनों चीजें जुड़ गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए। लेकिन ये इसका समीकरण है, इसको हमें जब संतुलित करेंगे तो संतुलित करने पर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिलकर के जल के दो अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा किसका? ये आपका उदाहरण हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगला जो प्रकार है वो है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना, कौन टूट रहा है? अभिकारक ही टूटेंगे, क्योंकि अभिक्रिया तो इन्हीं के बीच में हो रही है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एक अभिकारक है AB, ये वियोजित हो रहा है और वियोजित होकर के ये A प्लस B उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो देखिए फटाफट इसका उदाहरण लेते हैं अपन। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका संगमरमर होता है, इसको यदि हम गर्म करेंगे
लिए डेल्टा का निशान है। तो गर्म करेंगे, इसको गणित में आप ट्रायंगल पढ़ते हैं या त्रिभुज पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसको साइंस में डेल्टा पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है गर्म करना। ठीक है, तो इसको हम गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा दो भागों में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना पत्थर बन गया आपका, चूना पत्थर। ये क्या आपका चूना पत्थर। ठीक है, इसको इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम। तो हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो ये यहाँ पर एकल अभिकारक है जो वियोजित होकर के इसने दो उत्पादों का निर्माण किया, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया कि इसका वियोजन अभिक्रिया का। अब आप देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, A प्लस B दोनों मिलकर के AB का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, इसमें AB टूट करके किसका निर्माण कर रहा है, वियोजित होकर के A और B का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका पूरी तरीके से जस्ट अपोजिट अभिक्रिया, एकदम उल्टी अभिक्रिया है आपस में। तीसरा जो प्रकार है आपका वो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन होना। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन या हटा देना, दूसरे को हटा देना। तो देखिए शब्दों से हमें पता चल रहा है, जब कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने स्थान को परिवर्तित कर देता है या कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके स्थान से हटा देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे AB प्लस C ये बना रहे हैं आपका एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं हम एक सामान्य उदाहरण के जरिए। AB एक अभिकारक है और एक अभिकारक है C। AB एक यौगिक है, ये क्या है यौगिक, और J है तत्व। तो A तत्व इस यौगिक में उपस्थित A और B जो दो अलग अलग तत्व हैं उनमें से किसी एक तत्व को हटा देगा। क्यों, किसको हटाएगा, जो कम प्रभावी होगा। यानी कि जैसे इसमें हम देख सकते हैं किसी भी यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनमें से एक धनायन, तो एक ऋणायन रहता है। सपोज A धनायन B ऋणायन। अब A धनायन और B ऋणायन है तो इसमें आपका C सपोज आप मान लीजिए कि C आपका धनायन है, ये भी धनावेशित है, धनायन प्रकृति का तत्व है। अब A इसके जैसा है सिमिलर, तो B को तो ये हटाएगा नहीं क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो किसको हटाएगा, A को। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये A को तभी हटा पाएगा जब C ज्यादा ताकतवर होगा, यानी कि ये अधिक क्रियाशील होगा C A से। तो A को ये क्या कर देगा, हटा देगा और क्या बना देगा, B के साथ जुड़ करके ये CD का निर्माण कर देगा। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा करके उसके स्थान पर खुद जुड़ जाता है। जैसे कि C ने A B में से A को हटा करके B के साथ खुद जुड़ गया, यानी कि उसको विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित, यानी उसका स्थान परिवर्तन कर देता है। तब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि Fe आयरन की क्रिया कराएंगे आप लोहे की, तो क्या होगा, ये भी धातु है लोहा और आपका कॉपर भी धातु है, तो
दोनों ही धातु में, लेकिन कॉपर की तुलना में लोहा जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो आगे बना लेगा ये FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को ये यहाँ से हटा देगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसमें चूंकि क्या किया है, आयरन अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु है, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन में से हटा देता है। तो कॉपर सल्फेट कॉपर का ही लवण है, जिसमें से कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो आपका प्रकार है वो है आपका द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन, तो विस्थापन तो ऑलरेडी अपन इसमें यहां पर पढ़ चुके हैं। द्वि का मतलब होता है दो, और विस्थापन माने स्थान परिवर्तन, मतलब दो जगह लगातार बराबर विस्थापन हो। अभी हमने देखा था एक ही जगह विस्थापन हो रहा था, लेकिन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों तरफ बराबर विस्थापन हो, तब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका AB प्लस CD, ये दोनों अभिकारक हैं। इन्होंने क्रिया करके देखिए अब क्रिया कैसे होगी, जैसे इसमें से A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, इसमें से C पॉजिटिव और D नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के स्थान को चेंज कर देंगे, यानी कि इसका नेगेटिव इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये इसके नेगेटिव के साथ और ये इसके साथ। तो होगा क्या, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, यानी स्थान चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस CB। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटली स्थान चेंज हो गया, दोनों तरफ विस्थापन हो गया। ठीक है, C ने तो किसको विस्थापित कर दिया, A को, और B के साथ जुड़ गया, तो इसने CB बना दिया। ठीक है, D ने किसको विस्थापित कर दिया, इसी तरीके से B ने किसको विस्थापित कर दिया, आपका यहाँ पे भी हो गया A। तो आपने क्या किया, D ने C ने किसको विस्थापित कर दिया, D के साथ जुड़ जाएगा आपका B, A जुड़ जाएगा क्योंकि A ने यहाँ पर C को विस्थापित कर दिया। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे का स्थान चेंज कर दिया, ये इसके स्थान पर पहुंच गया और ये इसके स्थान पर पहुंच गया। तो दोनों तरफ लगातार इक्वल समान मात्रा में विस्थापन दोनों जगह हुआ है, इसलिए इनको द्विविस्थापन कहते हैं। अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैसे बोलेंगे, हकीकत में यदि देखा जाए तो इस विस्थापन में अगर आप देखेंगे तो आयनों का आदान प्रदान हुआ। आयनों का कैसे आदान प्रदान हुआ है, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, तो आयनों की अदला बदली हो गई हकीकत में। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों की अदला बदली या आदान प्रदान हो जाता है और नए उत्पादों का निर्माण होता है, तब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अगली है आपकी इसी के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए आपके सिलेबस में ये चार तो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, फिर दो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं और दी हैं, तो ये चार तो आपकी हो ही गई। अब मैं आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अलग से बताता हूं।
दो अभिक्रियाएं अलग से और दी हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर है ये प्रकार। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये दोनों क्रियाएं ठीक है। तो ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है शोषित करना, शोषित या अवशोषित एक ही बात होती है, करना यानी ऊष्मा को अवशोषित करना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा को, ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है, यानी ऊष्मा देने पर संपन्न होती हैं, तब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा होती है उसको ये अवशोषित करते हैं। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें संपन्न होने पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, ऊर्जा जब बाहर निकलती है ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, तब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन गैस का जलना, मीथेन गैस का जलना। आप देख रहे हैं कि आप घर पे रसोई गैस यूज करते हैं, उसमें मीथेन गैस होती है तो वो जलती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, CH4+O2 ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, प्लस क्या निकलती है इसमें से ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ पर निकलती है ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो आप देखेंगे 2H2 बनेंगे यहाँ पर, 2 2 4 2O2 CM हो जाएगा, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 ठीक है। एक CO2 और 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि जब आग जलती है तो हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण मैं आपको और बता दूं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो कलई होती है, चूना पत्थर, उसको हम जब पानी में डालते हैं तो पानी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, बुझा हुआ चूना। लेकिन जब वो पानी में डाली जाती है कलई, तो पानी काफी अधिक मात्रा में उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर पानी के साथ क्रिया करता है तो उस समय काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वहां पर भी निकलती है, तो वो क्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इसी तरीके से ऊष्माशोषी का एक प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हो कि आप एक गिलास में पानी लेना, उसको हाथ में पकड़ के देखना, तो आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर कुछ अलग है। जैसे कि आप उस एक गिलास पानी में ग्लूकोन डी जो होता है, अपन पीते हैं ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को घोल के देखना पानी में, तो ग्लूकोज घोलने के बाद आप देखेंगे कि पानी ठंडा हो चुका है। ठंडा क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज उस संपर्क में गया, पानी के संपर्क में आया, उसमें घुला, तो उसने ऊष्मा को और क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया बाहरी पर्यावरण से, जिसके कारण वो और ठंडा हो गया। तो ये आपके ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये लगभग आपकी अभिक्रियाएं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपके बचता है ऑक्सीकरण और अपचयन। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और या इसका दूसरा नाम और है उपचयन, उपचयन और
चलिए, तो ऑक्सीजन वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो। तो ऑक्सीजन का जुड़ना किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। और किसी तत्व या यौगिक में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? आपका अपचयन कहलाता है। उदाहरण देखेंगे दोनों के, जैसे यहां पर कॉपर ने रिएक्शन की ऑक्सीजन से, तो दो कॉपर के मॉलिक्यूल लगेंगे और ये बना लेगा CuO। तो आप देख रहे हैं 2Cu बन जाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर के साथ, पहले कॉपर अकेला था लेकिन अभी हम यहाँ से देखेंगे कि कॉपर किसमें परिवर्तित हो गया? कॉपर ऑक्साइड में। यानी कॉपर के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी है, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है आपके ऑक्सीकरण या उपचयन। इसको उपचयन भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि मैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया कराऊंगा तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? Cu+H2O। ठीक है, H2O ये इतना क्रिया कर जाएगा, इतना ये। तो मैं देख रहा हूं कि पहले यहां पर कौन था? कॉपर ऑक्साइड। अभी ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और अकेला कौन रह गया? कॉपर। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया? निकलना। तो ये कहलाएगा आपका अपचयन। ठीक है, अपचयन। तो जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रही हो तो ऑक्सीकरण, जब किसी यौगिक में से ऑक्सीजन निकल रही हो तो अपचयन, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और अकेला कॉपर रह गया। ठीक है, तो वो आपका हो गया क्या? अपचयन। अगला जो प्रश्न है वो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या होता है? इसको देख लीजिए। तो रेडॉक्स बराबर होता है ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। यानी कि इनसे क्लियर हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, एक साथ संपन्न होती हैं, तब उस अभिक्रिया को रेडॉक्स कहते हैं। जैसे कि अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था, उसी में देखो रेडॉक्स का उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। इसकी जब क्रिया कराई तो क्या हुआ? Cu+H2O बना। तो हम देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से तो कॉपर रह गया और हाइड्रोजन से H2O बन गया। तो देखिए इसमें दोनों क्रियाएं हो रही हैं। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, अकेला कॉपर रह गया, तो ऑक्सीजन का निकलना मतलब अपचयन। ये क्या हो गया आपका? अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, पहले हाइड्रोजन अकेला था, अभी क्या हो गया? H2O, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इस पूरी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से कहेंगे इसको रेडॉक्स। यानी ये पूरी अभिक्रिया रेडॉक्स का उदाहरण है जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण। तो आपको मेरे ख्याल से ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स ये समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका अंतिम प्रश्न जो बचता है इसका, वो है इस टॉपिक का संचारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो पहले पढ़ेंगे हम संचारण क्या होता है। संचारण का जो सिद्धांत है ये ऑक्सीकरण पर आधारित है।
यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु लंबे समय तक वातावरण में रखे रहने पर वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है और धीमे धीमे गल करके खत्म हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम संक्षारित कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना मतलब लोहे को यदि हम लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो वो क्या होता है, वातावरण में उपस्थित जो नमी है, पानी की उपस्थिति में आपने देखा है जंग जल्दी लगती है, तो जो नमी उपस्थित होती है वातावरण में उसकी उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, फेरिक एनहाइड्राइड बना लेता है। आपका फेरिक हाइड्राइड बनता है, तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जैसे उदाहरण Fe प्लस O2 प्लस XH2O, और ये क्रिया कैसे बनाएगा, Fe2O3 into XH2O। देखिए फटाफट 3O2 यहाँ पर हो जाएगा जब इसको संतुलित करेंगे क्रिया को, और 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 3 2 या 4 Fe प्लस 3O2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये लोहा है, ये वातावरण में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है। XH2O का मतलब है यहाँ पर नमी, जो वातावरण में पानी उपस्थित रहता है नमी, ये वो है। तो देखिए आप लोहे ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और बना लिया हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड ही क्या होता है, आपके लोहे की जंग होती है, लोहे की जंग होती है, इसी को हम कहते हैं लोहे की जंग। तो ये जो आपका ये सूत्र है, ये लोहे की जंग का सूत्र है, तो ये आपका संक्षारण हो गया। बात करते हैं विकृत गंधता की। तो विकृत गंधता क्या होता है, ये भी आपका ऑक्सीकरण से संबंधित प्रश्न है। विकृत गंधता मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तेल उपस्थित होता है या घी उपस्थित होता है, यानी कि कुल मिला के चिकनाई उपस्थित होती है, जिसमें तेली पदार्थ उपस्थित होते हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में भी तेल उपस्थित होता है, हम सब्जी में तेल का यूज करते हैं, और भी कई सारी चीजें जिनको हम तेल में या आपका फ्राई करके खाते हैं तेल में, जैसे चिप्स वगैरह आते हैं तो वो भी ऑयल में फ्राई होता है आपका। तो ऐसे पदार्थ जिनमें तेल उपस्थित होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनमें वो तेल जो होता है वो तेल लंबे समय तक रखे रहने पर वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से उस खाने का रंग और उसकी गंध और उसका स्वाद तीनों ही चेंज हो जाते हैं। तब उस खाने को कहते हैं अपन विकृत खाना, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं विकृत गंधता। तो खाने का बासी हो जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधता कहलाता है, और यह पूरा ऑक्सीकरण की क्रिया के आधार पर ही आधारित है। ठीक, संक्षारण हो गया, विकृत गंधता हो गया, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।